अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं नया पाकिस्तान और मैं हूं शहजाद इकबाल। एक जीआईटी नून लीग के सरबरा नवाज शरीफ को ले डूबी। क्या आसिफ अली जरदारी भी एक जीआईटी का शिकार हो जाएंगे? पीपल्स पार्टी और इसकी कायदीन की मुश्किलात बढ़ रही हैं। जाली अकाउंट्स केस में जीआईटी ने सुप्रीम कोर्ट में जो रिपोर्ट जमा करवाई है, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क्यादत पर संगीन इल्जामात लगाए हैं। मगर मसला यह है कि पीपल्स पार्टी पर इल्जामात करप्शन के लगाए गए हैं, सवाल बदउनवानी से मुतल्लिक उठाए गए हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी जवाब सियासी दे रही है। मुझे पता है कि लोगों को 18वीं तरमीम से तकलीफ है, बड़े बड़ी जगहों पे लोगों को तकलीफ है। हम पर दबाव इसलिए डाला जा रहा है कि वो चाहते हैं कि 18वीं तरमीम खत्म करने में मैं इनका साथ दे दूं। मेरे को अब समझ आ रही है कि ये 18th अमेंडमेंट का झगड़ा है। वो एनएफसी अवार्ड के जरिए सूबों को मिलने वाले माली अख्तियारात वापस लेना चाहता है। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को वन यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में वन पार्टी रूल कायम करना चाहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी मौजूदा एहतसाब को वफाक के लिए खतरा कह रही है। एनएफसी अवार्ड 18वीं तरमीम का जिक्र कर रही है, जबकि सवाल करप्शन से मुतल्लिक हो रहे हैं। जीआईटी ने जाली अकाउंट से मुतल्लिक अपनी रिपोर्ट में मुल्जिमान के खिलाफ 16 रेफरेंसेस दायर करने की तजवीज दी है। रिपोर्ट में साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और उनकी हमशीरा फरियाल तालपुर पर खुफिया असासे बनाने का इल्जाम लगाया है। जीआईटी रिपोर्ट के मुताबिक आसिफ जरदारी ने न्यूयॉर्क में जायदादें बनाई, जबकि फरियाल तालपुर सूबा सिंध में ज़रई जमीनों की मालिक हैं, जिसकी तस्दीक शुदा दस्तावेजात जीआईटी के पास मौजूद हैं। रिपोर्ट में बहुत तफसील से बताया गया है कि आसिफ अली जरदारी और इनके घराने के अखराजात इन जाली अकाउंट से पूरे होते थे, जहां पर मुख्तलिफ मंसूबों के सिलसिले में कई फ्रंटमैन किकबैक्स वसूल करते रहे। रिपोर्ट के मुताबिक केस में 250 से जायद एंटिटीज और 1200 से ज्यादा इंडिविजुअल्स मुलविस हैं। 11,000 जाली अकाउंट से 24,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शंस की गई, जिनकी कुल मालियत 104 अरब रुपए है। मुल्क के 113 शहरों में फैले इस स्कैंडल में जाली अकाउंट्स के जरिए जरदारी खानदान के 101.6 अरब रुपए के अखराजात पूरे किए गए। जीआईटी का यह भी इल्जाम है कि सिंध में काम करने वाली निजी कंपनियों से किकबैक्स लेकर यह रकूम जाली अकाउंट्स में मुंतकिल की गई, जबकि दो सबसे बड़े बेनिफिशरी जरदारी ग्रुप और ओमनी ग्रुप थे। ओमनी ग्रुप को इस रिपोर्ट में पार्टनर इन क्राइम करार दिया गया है। जीआईटी रिपोर्ट में आसिफ जरदारी के फिजियोथेरेपिस्ट मुश्ताक का भी जिक्र है, जो सिर्फ 8 जमातें पढ़ा हुआ है। जीआईटी का इल्जाम है कि मुश्ताक के अकाउंट में 1.8 अरब रुपए की ट्रांजैक्शंस हुई और इस रकम से जरदारी खानदान के अखराजात पूरे किए गए, जबकि आसिफ अली जरदारी और मुश्ताक का रिहायशी पता भी एक ही बताया गया है इस जीआईटी रिपोर्ट में। जीआईटी रिपोर्ट में यह इल्जाम भी लगाया गया है कि ओमनी ग्रुप ने पहले सरकारी मिलों और फैक्ट्रियों को कम कीमत में खरीदा और फिर सिंध हुकूमत ने इनको नवाजा। रिपोर्ट में ठट्टा सीमेंट फैक्ट्री, ठट्टा शुगर मिल्स, नोडेरा शुगर मिल्स समेत दीगर कंपनियों को गैर जरूरी सब्सिडी देने का जिक्र भी किया गया है। जीआईटी रिपोर्ट में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत पर संगीन इल्जामात आयद किए हैं, मगर पीपल्स पार्टी करप्शन के सवाल पर सियासी जवाब दे रही है। पीपल्स पार्टी वन यूनिट, एनएफसी अवार्ड और 18वीं तरमीम का जिक्र करके ये तारसो दे रही है कि करप्शन के खिलाफ कार्रवाइयां की गई तो वफाक को खतरात लाहक हो सकते हैं। और इस पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं मुशीर इत्तलात मुर्तजा वहाब साहब। मुर्तजा वहाब साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इल्जाम आप पे करप्शन का लगा है, जवाब में आप ये कहते हैं कि फेडरेशन को खतरा है। क्या आप रियासत को डराने की कोशिश कर रहे हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं शहजाद साहब, हम अपना नैरेटिव कौम के सामने रख रहे हैं। ये हमारा सियासी जमहूरी हक है, आइनी हक है, और हम बता रहे हैं उनको कि इस वक्त जो हुकूमत मौजूदा है उसका तर्ज हुक्मरानी ऐसा है कि लोगों को आइसोलेशन में डालना, लोगों के खिलाफ सियासी इंतकाम की कार्रवाई करना, ये नैरेटिव पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इसमें बिलीव करती है। इसलिए चेयरमैन बिलावल ने ये पाकिस्तान की आवाम के सामने रखा है
कि जो पिछले कुछ सालों में बड़ी जिद्दोजहद के बाद जमहूरियत को तक़वियत मिली थी और आपने फेडरेटिंग यूनिट्स को मजबूत किया था और फेडरेशन ऑफ पाकिस्तान को मजबूत किया था बाय वे ऑफ डेमोक्रेटिक नॉर्म्स, उन चीज़ों से किनारा कशी करते हुए ये मौजूदा पीटीआई की हुकूमत एक ऐसी तर्ज हुक्मरानी में बिलीव करती है जहाँ पर ना वो सूबों को साथ लेकर चलना चाहते हैं, ना वो अपोजिशन की जमातों के साथ बात करना चाहते हैं, सिर्फ और सिर्फ इल्ज़ाम तराशी की सियासत पर बिलीव करते हैं वो। मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या आप ये कह रहे हैं कि वफाक की मजबूती के लिए, फेडरेशन की मजबूती के लिए, डेमोक्रेसी की मजबूती के लिए करप्शन पर सवाल ना उठाए? मजबूत करना है अगर फेडरेशन को तो करप्शन को छोड़ दें, उस पर सवाल ही ना उठाएं हम लोग। नहीं, करप्शन के ऊपर बिल्कुल सवाल उठाएं और मैं समझता हूं करप्शन के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, अक्रॉस द बोर्ड होनी चाहिए, बट मैं समझता हूं ये एक तरफा फैसले नहीं होने चाहिए। तमाम चीज़ें प्रॉपर्ली चेक करने के बाद, इन्वेस्टिगेट होने के बाद चीज़ें होनी चाहिए। मामला जो है ना वफाकी हुकूमत फैसला करेगी, ना आप करेंगे, ना मैं करूंगा, पाकिस्तान की अदालतें करेंगी जब मामला ट्रायल कोर्ट के सामने जाएगा। ये क्या एक प्रिजम्पशन इस वफाकी हुकूमत ने। आप कह रहे हैं कि करप्शन पे सवाल जरूर उठाएं। जब करप्शन पे सवाल उठता है, जब ये GIT बनी, तो इसके बाद से आप कभी ये कहते हैं कि 18वीं तरमीम पर दबाव डालने के लिए बन रहा है, कभी आप कहते हैं NFC को रोल बैक करने के लिए हो रहा है, कभी आप कहते हैं कि सिंध में गवर्नर रूल लगाया जा रहा है, कल बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं कि जो है 1 यूनिट बनाना चाह रहे हैं पाकिस्तान को। ये आपकी दलील होती है, आप करप्शन के सवाल का जवाब कब देते हैं? नहीं शहजाद साहब, हमने करप्शन के जो इल्ज़ामात माजी में हम पर लगे, हमने उनका दिफा किया और कामयाबी के साथ दिफा किया। जब भी आज हम आपके सामने बैठे हैं, जो भी इल्ज़ामात माजी में लगाए गए, हर केस के अंदर अदालत में वो केस गया और अदालत के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को ऑनरेबली अक्विट किया गया। अभी भी जो पीपल्स पार्टी नैरेटिव कौम के सामने रख रही है वो ये है कि ये जो बातें करते हैं ये फिर अपनी तर्ज हुक्मरानी से शो कर देते हैं। कल बिलावल साहब ने जो बात की, आज PTI के जो सिंध के लीडर्स थे उन्होंने उस बात की तायीद कर दी, उन्होंने गवर्नर रूल लगाने की बात कर दी, उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत को ख़त्म करने की बात कर दी। अगर ये हुकूमत एक्चुअली आइन की सरबुलंदी में बिलीव करती है, अगर ये हुकूमत एक्चुअली डेमोक्रेसी में बिलीव करती है, तो आज इस तरह का बयान क्यों दिया गया कि जी हुकूमत खत्म हो जाए और बहुत जल्द अगर कोई ऐसा हुकूमत आ जाएगी? गवर्नर रूल लगाना चाहते हैं या अपनी हुकूमत कायम करना चाहती है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ सिंध में, तो उस पर सवाल हम जरूर करेंगे। लेकिन एक तो ये बात फैक्चुअली सही नहीं है। आप ये ठीक कह रहे हैं कि जरदारी साहब पे तमाम केसेस क्यों, एक मिनट शहजाद साहब, क्यों मेरिट पे नहीं हुए थे? शहजाद साहब, ये फैक्चुअली क्यों ठीक नहीं है? स्टार विटनेस गायब हो गया, कहीं प्रोसिक्यूटर गायब हो गया, कहीं जो ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स थे वो गायब हो गया। इस बुनियाद पे जरदारी साहब के मुकदमात खत्म हुए थे। लेकिन अहम बात यह है मुर्तजा वहाब साहब कि इस वक्त जो सवाल उठाए जा रहे हैं संगीन नौयत के सवाल है। आप जरा मैग्नीट्यूड तो देखें। जो ये GIT की रिपोर्ट है वो बताती है कि 250 कंपनीज हैं, 1200 जो इंडिविजुअल्स हैं उन्होंने जाली अकाउंट्स ऑपरेट किए हैं, 24,000 से ज्यादा ट्रांजैक्शन हुई है, 104 अरब रुपए का मामला है। इतने संगीन इल्जाम, इनका तो पहले जवाब देते, बाकी इल्जाम आप लगाते रहिएगा सियासी। अच्छा, मुझे जवाब देने का मौका दीजिएगा जी। आपने कैसे कह दिया कि मेरी बात ये फैक्चुअली दुरुस्त नहीं है? क्या आज PTI की लीडरशिप ने इस बात का अलल ऐलान नहीं कहा कि हम पीपल्स पार्टी की हुकूमत को नहीं चलने देंगे और सिंध में बहुत जल्द हुकूमत आ जाएगी PTI की? ये कैसे हो सकता है? एक ऐसी पार्टी ये कह रही है जो कि आइन की सरबुलंदी में बात करती थी और सियासी एतबार से इस तरह का बयान दे रही है। मुर्तजा वहाब साहब, मैंने हम जो बात करें, अच्छा मेरी बात सुनिए ना, कहा था कि केसेस मेरिट पर नहीं खत्म हुए थे जरदारी साहब के। कहीं पे स्टार जो विटनेस था वो गायब हो गया, कहीं पे प्रोसिक्यूटर गायब हो गया, कहीं पे पेपर्स गायब हो गए, इस वजह से वो बरी हुए थे। अच्छा, मेरी अब गुजारिश सुन लेना। ये मुझे बड़े अफसोस के साथ कहना पड़ता है कि लोग पहले अरेस्ट करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की लीडरशिप को, तमाम तरह के केसेस बनाए जाते हैं, उन केसेस को साबित नहीं कर पाते, और जब केसेस को साबित नहीं करते और अदलिया हमें क्लीन चिट देती है, हमें बाइज्जत बरी करती है, उसके बाद भी आप तानाकसी हमारी कर रहे हैं कि उसमें स्टार विटनेस नहीं था, डॉक्यूमेंट नहीं था। अच्छा, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने। जब तक केस ठोस ना हो, साबित ना हो जाए, जब तक किसी को नहीं अरेस्ट करना चाहिए, ये बात आपकी दुरुस्त है। लेकिन यहां पर जो इल्जाम लग रहे हैं उसमें आप कभी 18th अमेंडमेंट की बात करते हैं, कभी NFC की बात करते हैं। इल्जामात का जवाब दूं ना, तो जवाब दे दीजिए शहजाद साहब। मैं इल्जामात का जवाब देता हूं। देखिए, हम समझते हैं पॉलिटिकल पॉइंट स्कोरिंग की जा रही है और सियासी इंतकाम है। अब मैं आपके सामने 4-5 पॉइंट्स रखता हूं, उनको आप GIT रिपोर्ट में जाके चेक कर लीजिएगा। नंबर 1, GIT रिपोर्ट ने तकरीबन 850 लोगों को समन किया, तकरीबन 750 लोग GIT के सामने अपीयर हुए। क्या एक बार भी मुराद अली शाह साहब को प्रेजेंट किया गया GIT के सामने? क्या एक बार भी GIT ने मुराद अली शाह को समन किया? क्या एक बार भी कायम अली शाह को समन किया गया? समन आपने नहीं किया, उनको अपना वर्जन देने का मौका नहीं दिया, लेकिन आपने GIT में उनका नाम डाल दिया और ECL की लिस्ट में आपने उनका नाम डाल दिया। आप कहते हैं आपने ओमनी ग्रुप को फायदा देने के लिए कैप्टिव पावर प्लांट्स के अंदर सब्सिडी दी गई। आप जाइए जरा हकायक को चेक कीजिए। वो जो सब्सिडी देने के लिए कानून
कानून पास किया गया था, वो एक रेजोल्यूशन मूव की गई थी असेंबली के अंदर, और वो रेजोल्यूशन जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के किसी रुकन ने मूव नहीं की थी, वो पीटीआई के खुरम शेर जमान ने मई 2017 में मूव की थी, जिसके बाद सिंध असेंबली में कानून साजी इस इशू पे की गई। आप कहते हैं कि शुगर एरिया में शुगर फैक्ट्री को फायदा पहुंचाने के लिए, ओमनी को फायदा पहुंचाने के लिए आपने सब्सिडी दी। सिंध में 32 शुगर मिले हैं, सिर्फ ओमनी ग्रुप की शुगर मिले नहीं है, जहांगीर खान तरीन साहब की भी शुगर मिल्स हैं जिनको उसका मुस्तफीद हुए हैं, जिनको वो सब्सिडी मिली है। वो सब्सिडी किसी एक शुगर मिल को नहीं दी जा रही थी शहजाद साहब, वो सब्सिडी जो है सिंध की आवाम को मिल रही थी, सिंध के आबादगारों को मिल रही थी, ताकि उनको उनके हक का पैसा मिल सके। आप कहते हैं जी सिंध बैंक को मुराद अली शाह या सिंध गवर्नमेंट कंट्रोल कर रही थी, आपकी ये बात भी गलत है, बेबुनियाद है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान का कानून ये कहता है, बैंकिंग कंपनीज ऑर्डिनेंस ये कहता है कि कोई सियासी शख्स बैंक नहीं चला सकता है, स्टेट बैंक के कानून कहते हैं, और हर चीज को स्टेट बैंक इंस्पेक्ट करता है। ये अच्छी बात है मुर्तजा साहब के शायद आज पहली मर्तबा पीपल्स पार्टी का कोई रहनुमा मैं डिफेंस पेश कर रहा हूं आज आपके सामने। जी मैं बड़ा अप्रिशिएट कर रहा हूं इस बात को, क्योंकि मैं हर चीज का जवाब दूंगा आपको। पनामा केस में आप यही बात शरीफ फैमिली से कहते थे कि कानूनी जवाब अलग है, 3 दफा वजीर आजम रहे नवाज शरीफ साहब, तो आकर इखलाकी तौर पर जवाब तो दें कौम को। तो इसीलिए जरदारी साहब भी सदर मुमलिकत रहे हैं, कई मर्तबा एमएनए रहे, पार्टी के को चेयरमैन है, उनका जवाब देना भी बनता है। तो अप्रिशिएट कर रहा हूं मैं इस बात को कि आप इस बात का जवाब दे रहे हैं। लेकिन आप मेरी अर्ज सुन लीजिए, मेरी अर्ज सुन लीजिए। कितनी शुगर कंपनीज या कितने ग्रुप ऐसे हैं सिंध में जिनकी 3 कंपनीज थी और 83 कंपनीज हो गई? कितनी कंपनीज ऐसी हैं जिनको जो है इतना फैसिलिटेट किया है सिंध हुकूमत ने और सिंध बैंक ने कि उनको अरबों रुपए के कर्जे एक ही कंपनी को दिए गए? ऐसा कोई और एक मुझे ग्रुप आप बता दें जिसकी तरक्की इतनी तेजी से हुई हो। इसीलिए ओमनी ग्रुप का नाम इस जीआईटी रिपोर्ट में है। और साथ साथ ये इल्जाम भी है कि जो फिजियोथेरेपिस्ट थे मुश्ताक साहब, जरदारी साहब के फिजियोथेरेपिस्ट, उनके अकाउंट में 8 अरब रुपए आ गए। कहां से ट्रांसफर हुए, किसने ट्रांसफर किए, तमाम तफसीलात मौजूद हैं। चलें, अब आपको एतराज इस बात पे है कि किसी बिजनेस ग्रुप ने तरक्की क्यों की सूबा सिंध के अंदर। चलें, मैं समझ रहा था कि चीज़ें चलती हैं कानूनी एतबार से, आपको हाईलाइट ये करनी चाहिए चीज़ कि क्या कोई गैर कानूनी काम हुआ है कि नहीं हुआ। तो आप इसको चेक ये कीजिए कि अगर किसी बैंक ने कोई गलत कार्रवाई की है तो क्या वो बैंक जो है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कंट्रोल कर रही थी? क्या वो बैंक जो है सिंध हुकूमत कंट्रोल कर रही थी? नहीं, उसका रेगुलेटर स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान है, जो कि वफाकी इदारा है, सूबाई हुकूमत के मातहत नहीं चलता। अगर कोई वो बैंक गलत कार्रवाई कर रहा था तो मैं सवाल ये पूछता हूं, हर साल उस बैंक का ऑडिट होता है, उसकी इंस्पेक्शन की जाती है, क्यों नहीं स्टेट बैंक ने कोई सवाल उठाया? मैं समझता हूं इसलिए सवाल नहीं उठाया क्योंकि हर चीज कानून के मुताबिक चल रही थी। आप कहते हैं कितनी शुगर मिलें हैं जो कि कंपनीज हैं जो कि 3 से 83 हो गई। भाई मेरे हिसाब से सिंध के अंदर टोटल 32 शुगर मिले हैं, और 32 शुगर मिले किसी एक खानदान की, किसी एक फैमिली की, किसी एक बिजनेस ग्रुप की नहीं है। इसमें वाइड स्प्रेड ओनरशिप है, जिसके अंदर जहांगीर खान तरीन साहब की भी शुगर मिल्स हैं, अली गौर मेहर साहब की भी शुगर मिल्स हैं। सिमिलरली आप कहते हैं कि पावर प्रोजेक्ट या कैप्टिव पावर प्लांट्स सिर्फ एक ग्रुप के, ये बात भी आपकी दुरुस्त नहीं है। आप ये दूसरी मर्तबा जहांगीर खान तरीन साहब का नाम ले रहे हैं, शायद इसलिए क्योंकि वो आपके सियासी मुखालिफ हैं। लेकिन क्या ये बताइए कि तरीन साहब की कंपनी से बिलावल हाउस का खर्चा पूरा होता था, जैसे ओमनी ग्रुप के कंपनी से बिलावल साहब का और बिलावल हाउस का खर्चा पूरा होता था? क्या दूसरी शुगर मिल्स भी जो है बिलावल साहब के घर का खर्चा देती थी? अगर शहजाद साहब मैं इल्जाम तराशी करने वाला आदमी होता तो मैं भी आपको जवाब में कहता नहीं, जहांगीर खान तरीन साहब बनी गाला का खर्च उठाते थे, हमारा नहीं। लेकिन मैं इल्जाम तराशी में बिलीव नहीं करता हूं, मैं बहसियत उनका मामला है ना, मुझे जरा ये बताइए, मेरी बात सुने ना, मेरी बात शहजाद साहब मेरी बात सुन ले। तो मैं इस तरह की इल्जाम तराशी नहीं करूंगा। मैंने आपके सामने एक पॉइंट रखा है कि आप कहते हैं किसी एक बिजनेस ग्रुप को फैसिलिटेट करने के लिए सब्सिडीज दी गई। मैंने जहांगीर खान तरीन साहब का इसलिए हवाला दिया कि जहांगीर खान तरीन साहब का ताल्लुक उस ग्रुप से नहीं है, तो इसलिए जो आप फैक्चुअली बात करें वो इनकरेक्ट है कि किसी एक ग्रुप को फायदा नहीं दिया गया। आप केस को समझे, आप केस को समझे। ओमनी ग्रुप की तरक्की हुई, आप कह रहे हैं कि ठीक है हर बिजनेस ग्रुप का ताल्लुक है, आप मेरी बात को नहीं मुझे ये समझेंगे, आप बताइए केस को समझेंगे। मैं जीआईटी की बात कर रहा हूं। ये जो इल्जाम इस वक्त मैं आपके सामने रख रहा हूं, ये मेरा इल्जाम लगाया हुआ नहीं है, जीआईटी का इल्जाम लगाया हुआ है। उसमें यह कहा गया है कि ओमनी ग्रुप जो है वो अखराजात पूरे करता है जरदारी साहब के बिलावल हाउस के, ये लिखा हुआ है उस रिपोर्ट में। ये कैसे मुमकिन है कि ओमनी ग्रुप को फैसिलिटेट भी किया जाता है इस जीआईटी के मुताबिक, वो तरक्की भी करते हैं, और वही ग्रुप जो है जरदारी साहब के और बिलावल हाउस के अखराजात भी पूरे कर रहा है? अच्छा ये बताइए कि जीआईटी ने अगर लिख के कह दिया कि कोई बिजनेस ग्रुप जो है किसी खानदान का खर्चा उठा रहा है तो दैट विल बी फाइनल? भाई इसका एविडेंस पेश करना पड़ेगा। आज मैं आपको मिसाल देता हूं,
आप कहते हैं ड्राई क्लीनिंग का बिल बिलावल साहब का वो बेयर करते थे, मैं कागज पे लिख देता हूं शहजाद इकबाल 200 रुपए की रिसीट बनाता हूं और कहता हूं मैंने पे किया, क्या साबित हो जाएगा कि मुर्तजा वहाब जो है शहजाद इकबाल का बिल पे कर रहा था? प्लीज कवानीन इस तरह नहीं चलते, फैक्चुअल चीजें इस तरह नहीं चलती, इनके शवाहिद को एग्जामिन किया जाएगा। जस्ट बिकॉज किसी ने इल्जाम लगा दिया, ये एक वन साइडेड वर्जन है उसके अंदर। इस हद तक तो है कि कानूनी तौर पे और इखलाकी तौर पे दोनों पर आपने जवाब देना है। जब 1.6 अरब रुपए के अखराजात एक ऐसे ग्रुप से आपको दिए जा रहे हैं, या जरदारी साहब को या बिलावल हाउस को दिए जा रहे हैं, जो कि तरक्की कर रहा है, जिस पर ये इल्जाम है कि आपने आपकी हुकूमत ने उनको फैसिलिटेट किया हुआ है, तो कम से कम ये इस एविडेंस की इतनी अहमियत है कि इस पर आप जवाब देंगे। लेट मी मेक एक कैटेगोरिकल स्टेटमेंट। ओमनी ग्रुप के किसी भी अकाउंट से पीपल्स पार्टी का या बिलावल हाउस का कोई खर्चा नहीं उठा है। कैटेगोरिकल स्टेटमेंट मैं आपको दे रहा हूं। ओमनी जब ग्रुप ये से भी मामला नहीं है, कोर्ट में जाएगा, ठीक है। और ये जो मुश्ताक साहब का नाम आ रहा है, जो कि बताया गया था कि जरदारी साहब के फिजियोथेरेपिस्ट हैं, उनके अकाउंट में 8.1 अरब रुपए आ गए, ये उसमें लिखा हुआ है। ये भी उसने इत्तेफाक है, इस पे भी आप कहेंगे कि एक इंडिविजुअल अगर तरक्की करता है, वो 8 जमात पास शख्स है, गरीब और मुतसव्विफ तबके से ताल्लुक रखता है, उसके अकाउंट में 8 अरब आ जाए, वो भी एक रूटीन की बात है, रेगुलर बात है। मतलब आपकी बात में मुझे तजाद लग रहा है कि आप कह रहे हैं कि मुश्ताक जो है वो फिजियोथेरेपिस्ट था लेकिन 8वीं जमात पास है, तो 8वीं जमात पास कैसे फिजियोथेरेपिस्ट हो सकता है? जी, फिजियोथेरेपिस्ट का नाम जीआईटी की रिपोर्ट में दिया गया है। आमतौर पे ये समझा जाता है कि माशाल्लाह जो हवाला दिया जी। अब आप मालिशिया वर्ड यूज कर लें, किसी के लिए डॉक्टर यूज कर लें, देखिए तमाम चीजें जो मैं आपके सामने गुजारिश कर रहा था, जो आप मेरी बात सुनने को तैयार नहीं है, मैं आपको ये कह रहा हूं कि जो चीज सिंध गवर्नमेंट ने की है वो कानून के दायरे कार में रहते हुए की है। सिंध गवर्नमेंट ने किसी बिजनेस ग्रुप को फायदा पहुंचाने की कोशिश नहीं की। और आप इसका जवाब कानूनी तौर पे भी देंगे। मैंने जैसे कहा कि आप शायद पहले रहनुमा हैं जिन्होंने इल्जामात को कम से कम मीडिया पे आके क्लियर करने की कोशिश की। इसके अलावा सिर्फ यही सुनने को मिलता था कि हमारे खिलाफ साजिश हो रही है, कभी 18वीं तरमीम के खिलाफ साजिश हो रही है। एक ब्रेक लेंगे और इस ब्रेक के बाद वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब भी हमारे साथ मौजूद होंगे। फवाद चौधरी साहब से पूछेंगे कि क्या हम मुशर्रफ के एरा में वापस जा रहे हैं, क्या सन 2000 में वापस जा रहे हैं, जहां पर सिर्फ एक पार्टी होगी और पीपल्स पार्टी और नून लीग की जो आला क़यादत होगी वो जेलों में होगी, सियासत से आउट होगी। क्या इस माहौल में हम जा रहे हैं? इस पर बात होगी ब्रेक के बाद। श्रीविदास वेलकम बैक नाज़रीन। क्या परवेज मुशर्रफ दौर के बाद पहली बार मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत सियासी मंजरनामे से गायब होने वाली है? क्या 2000 के बाद पहली मर्तबा मुल्क की दो बड़ी जमातों की क़यादत जेल जाने वाली है? नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ के बाद क्या आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी को भी अनकरीब कैद का सामना करना पड़ सकता है? मुल्क की सियासी मंजरनामा इस वक्त बेहजानी कैफियत में मुब्तला है। ऑपोजिशन के बड़े बड़े रहनुमा मुश्किल में है। कुछ फैसले अदालतों के हैं, कुछ कार्रवाइयां नैब की हैं और कुछ इकदाम हुकूमत उठा रही है। सवालात तो पहले से उठ रहे थे, मगर अब इन सवालात में मजीद शिद्दत आती जा रही है कि क्या मुल्क में एहतसाब का निजाम यकसा है? एहतसाब का जो पैमाना ऑपोजिशन रहनुमाओं के लिए है, क्या इसी पैमाने पर हुकूमती वुज़रा और रहनुमाओं को भी जांचा जा रहा है? ऑपोजिशन रहनुमाओं को गिरफ्तार किया जा रहा है, नाम ECL पर डाले जा रहे हैं, इनके खिलाफ रेफरेंसेस और तहकीकात जारी हैं, मगर एहतसाब की रफ्तार हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ सुस्त दिखाई दे रही है। ऐसा ही इल्जाम ऑपोजिशन नैब पर लगाती है। इस वक्त PMLN के 18 रहनुमाओं को नैब रेफरेंसेस, तहकीकात या इंक्वायरी का सामना है। नवाज शरीफ जेल में है, शहबाज शरीफ और साद रफीक गिरफ्तार हैं और हमजा शहबाज समेत नून लीग के मुतअद्दिद रहनुमाओं को नैब की पेशियों का सामना है। पीपल्स पार्टी की क़यादत भी जाली अकाउंट्स केस में बड़ी मुश्किल में फंस चुकी है। पीपल्स पार्टी सिंध की अहम तरीन क़यादत का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट में डाला जा चुका है। बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफ अली जरदारी पर पाकिस्तान से बाहर जाने पर पाबंदी लग चुकी है, जबकि फरियाल तालपुर, मुराद अली शाह और सुहेल अनवर सियाल भी बैरून मुल्क सफर नहीं कर सकते। दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ के मुतअद्दिद रहनुमाओं को भी इस वक्त तहकीकात का सामना है। नैब बाबर अवान के खिलाफ रेफरेंस दायर कर चुका है। परवेज खटक के खिलाफ इख्तियारात के नाजायज इस्तेमाल और हेलीकॉप्टर केस में तहकीकात जारी है। अलीम खान के खिलाफ करप्शन और ऑफशोर कंपनीज के मुतालिक इंक्वायरी कई माह से जारी है। जुल्फी बुखारी की ऑफशोर कंपनी से मुतालिक नैब तहकीकात कर रहा है, मगर अजीब बात यह है कि हुकूमती रहनुमाओं के खिलाफ नैब की तेज रफ्तारी दिखाई नहीं देती। ना ही किसी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा को इंक्वायरी के मरहले पर गिरफ्तार किया गया, ना ही जुल्फी बुखारी के सिवा किसी का नाम ECL में डाला गया
और अब तो जुल्फी बुखारी का नाम भी ECL से निकाला जा चुका है। इसलिए अब यह सवाल जोर पकड़ता जा रहा है कि क्या मुल्क में एहतसाब का निजाम सबके लिए एक जैसा है। ऑपोजिशन को भी लगता है कि यह कार्रवाइयां मुल्क को वन पार्टी निजाम की तरफ धकेलने की कोशिश है। इमरान तो वो कठपुतली है जो इस मुल्क को वन यूनिट बनाना चाहता है और इस मुल्क में वन पार्टी रूल कायम करना चाहता है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कह रहे हैं कि मुल्क को वन पार्टी निजाम की तरफ धकेला जा रहा है। ऑपोजिशन के इल्जामात अपनी जगह, ये सवालात जोर पकड़ते जा रहे हैं कि क्या मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की सीनियर क़यादत सियासी मंजरनामे से गायब होने वाली है। क्या 2000 के बाद पहली मर्तबा मुल्क की दो बड़ी जमातों की क़यादत जेल जाने वाली है, और क्या हुकूमत की यही ख्वाहिश है कि दोनों जमातों की क़यादत सियासत से आउट हो जाए। इस अहम मामले पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा और वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब। फवाद साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। इमरान खान साहब जब मलेशिया और सिंगापुर की मिसालें हमें देते थे तो हम समझते थे शायद फलाई रियासत की वो मिसाल दे रहे हैं, लेकिन ऐसा लगता है कि सबक वो ये सीखे हैं जो हमें अब बता रहे हैं कि वन पार्टी सिस्टम होना चाहिए जहां पे कोई ऑपोजिशन ना हो। कैसे? क्योंकि पीपल्स पार्टी के तमाम आज जो अहम क़यादत थी उनके खिलाफ आपने उनका नाम ECL पर डाल दिया है। दूसरी तरफ जो मुश्किलात हैं कायदीन नून लीग के, वो भी हमारे सामने है। तो आप लॉ बदल लें, कहें कि करप्शन जायज़ है और ECL पे नहीं आएगा तो आपकी बात सही हो जाएगी। तमाम लोग जो हैं वो गवर्नमेंट में फिर अपना जो आपका जो मुद्दा है यानी अपोजिशन और सियासत इंपॉर्टेंट है और लोग इंपॉर्टेंट नहीं हैं और करप्शन जायज़ है तो फिर ये लॉ अमेंड कर लेते हैं। करप्शन बिल्कुल जायज़ नहीं है। अगर अदालत का फैसला आए करप्ट जो भी हो उसको सजा भी होनी चाहिए, लेकिन जो ECL पर डालने का फैसला है ये तो हुकूमत का फैसला है, ये किसी अदालत का फैसला नहीं है। नहीं, अदालत का फैसला नहीं होता, ये एग्जेक्टिव फैसला होता है। और फैसले का जो तरीकाकार है वो मैं आपको बता देता हूँ कि जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो ये फैसला करती है कि जो जिनकी वो इन्वेस्टिगेशन कर रही है उनका नाम ECL पे डालना है या नहीं डालना। ये फैसला कैबिनेट का फैसला होता है डालने का अल्टीमेट, लेकिन जो अमूमी फैसला है वो ये है कि जब इन्वेस्टिगेशन एजेंसी रेफरल करती है टू द कैबिनेट तो उसको हम इंडोर्स करते हैं और जो भी इन्वेस्टिगेशन एजेंसी ने क्या ये फेडरल हुकूमत को कहा है कि इनका नाम ECL पर डालें? जी, फेडरल गवर्नमेंट को। ये कहां पर कहा गया है? इंटीरियर मिनिस्ट्री के थ्रू उन्होंने दरखास्त की है। ये क्या उन्होंने GIT में सिफारिश दी है कि इनका नाम जो है ECL में डाला जाए? जी, उन्होंने इंटीरियर मिनिस्ट्री को सिफारिश की। और अब ये फैसला जो है सुप्रीम कोर्ट ने करना है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में ये केस गया, उसकी एक समाअत हुई है, 31 तारीख को जवाब तलब किया गया है जिन जिन के नाम है। तो सुप्रीम कोर्ट ने तो अभी इस रिपोर्ट का मुकम्मल तौर पे जायजा भी नहीं लिया गया है, उनके पास तो जवाब भी मौसूल नहीं हुए। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है ECL पर डालना, ना उसके कोई अदालती फैसला है, ये एग्जेक्टिव फैसला है। जिस तरह से मैंने कहा, जो कि GIT ने इन्वेस्टिगेशन टीम ने ये महसूस किया कि ये लोग बाहर ना चले जाएं और बाहर में ज़ाहिर है उनको एविडेंस टेम्पर इसमें आता है, बिकॉज इट अमाउंट्स टू टेम्परिंग विद एविडेंस। अगर ये बाहर चले जाएं तो उन्होंने फैसला किया है जिसको कैबिनेट ने एंडोर्स किया है। अब FIA तो हुकूमत के अंडर है, NAB की तरह वो कोई इंडिपेंडेंट बॉडी नहीं है जी। तो क्या FIA आपको सिर्फ उन्हीं मुल्जिमान के बारे में कहती है कि इनका नाम ECL पर डालें जो ऑपोजिशन के होते हैं, या जो हुकूमती अरकान है, जो हुकूमती वजीर हैं, उनके बारे में भी यही रिकमेंडेशन है FIA की? किसी के शौक के ऊपर तो नहीं कर सकता है। वैसे ये जो रिकमेंडेशन है ये FIA की रिकमेंडेशन नहीं है, ये GIT की रिकमेंडेशन है और GIT जो है वो तमाम जो हमारे महकमे हैं उनके ऊपर है। सो ये सिर्फ FIA की रिकमेंडेशन नहीं है। फवाद साहब, ये हुस्न इत्तेफाक है कि आजम सवाती के खिलाफ भी सुप्रीम कोर्ट ने GIT बनाई। जो रिमार्क्स हैं, जो GIT में फाइंडिंग्स हैं, वो आपके सामने है। आजम सवाती का नाम तो ECL पर नहीं है। जुल्फी बुखारी साहब आपके जो एडवाइजर थे इमरान खान साहब के वजीर, उनका नाम ECL पर डाला, वो कहते रहे कि गलत है, नाजायज है, उनका इस्लामाबाद हाईकोर्ट नाम ECL पर से निकलवा दिया। बाबर अवान के खिलाफ तो रेफरेंस भी है बाकायदा, उनका नाम भी ECL पर नहीं डाला है हुकूमत ने। परवेज का नाम डिफेंस मिनिस्टर हैं, उनके खिलाफ भी इंक्वायरी इस वक्त NAB में है, उनका नाम ECL पर डाला। तो सवाल तो उठेंगे कि क्या सिर्फ ऑपोजिशन के लोग ECL पर डाले जा रहे हैं? कोई सवाल नहीं उठेंगे। जैसे जुल्फी बुखारी का नाम आपने कहा और आपको याद होगा कि कैबिनेट ने NAB की रिकमेंडेशन के ऊपर जुल्फी बुखारी का नाम डाला था। अगर हम चाहते हुकूमत में होते तो हम उनका नाम रिमूव कर देते, लेकिन हमने रिमूव नहीं किया। अनटिल एंड ही गॉट अ कोर्ट ऑर्डर कि आप मेरा नाम रिमूव करें, उनका नाम रिमूव किया। इस तरीके से जो बाबर अवान साहब की आपने बात की है या खटक साहब की बात की है, अगर NAB जो इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है ये उनका काम है कि वो इंटीरियर मिनिस्ट्री को दरख्वास्त करेंगे और वो फिर आगे कैबिनेट को। यहाँ मैंने भी आपको मिसाल दी कि GIT और FIA भी सिर्फ उनका नाम रेकमेंड करती है जो ऑपोजिशन में है, और यही NAB का काम भी है। हमजा का नाम उन्होंने कहा, हमजा शहबाज का नाम उन्होंने कहा ECL पर डाल दें।
परवेज खटक का नाम नहीं कहा ईसीएल पर डालें, और इसी तरह नैब ने ये नहीं कहा कि बाबर अवान जिनके खिलाफ रेफरेंस है उनका नाम ईसीएल पर डालें। ये तो नैब का प्रेरोगेटिव है, मैं नैब के ऊपर तो कमेंट नहीं कर सकता, हमारे साथ एफिलिएटेड नहीं है, हमारा कमेंट नहीं है, इट्स फॉर द नैब टू डिसाइड। नहीं, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं, नैब टू डिसाइड है, लेकिन फिर ऑपोजिशन जब इल्जाम लगाती है तो उस इल्जाम में वजन आ जाता है ना कि गठजोड़ है, कि ये गवर्नमेंट जो है वो चला रही है नैब को और इनका एक गठजोड़ है, नैब न्याजी गठजोड़ है। कोई वजन नहीं है। उसकी वजह यह है कि जो नैब के इस वक्त जो केसेस हैं ज़्यादातर जो पीटीआई के लोगों के खिलाफ, वो तो उनकी तो कोई समझिए कि कोई बात ही नहीं है। बस अगर परवेज खट्टक साहब की आप जो टोटल रहते हैं वो कितने का रेफरेंस है, 3-3.5 करोड़ रुपए का रेफरेंस है, जो हेलीकॉप्टर रेफरेंस है वो 27 लाख रुपए का रेफरेंस है। फवाद चौधरी साहब ने करना है, हुकूमत ने करना है, या नैब ने करना है कि वो रेफरेंस या वो इंक्वायरी कितनी मजबूत है किसके खिलाफ? नहीं, ये तो मैंने अर्ज किया जैसे दोबारा आपको कि तो नैब ने करना है। सो जब आपका दिल होता है आप नैब को हमारे साथ जोड़ देते हैं, जब आपका दिल होता है आप नैब को अलग। मसला ये कि शहबाज शरीफ साहब इस वक्त लीडर ऑफ द ऑपोजिशन है, वो भी यही कहते हैं कि आशियाना में 1 रुपए की करप्शन साबित नहीं हुई, सिर्फ ये इल्जाम है मुझ पर कि जो हमने मंसूबा लगाने जा रहे थे उसमें नेशनल एक्सचेकर का कुछ नुकसान हुआ है, करप्शन साबित नहीं हुई है। तो शहबाज शरीफ साहब भी कहते हैं मेरे खिलाफ केस में कुछ नहीं है, आप कह रहे हैं परवेज खटक के खिलाफ भी केस में कुछ नहीं है, तो एक जैसा सलूक तो होना चाहिए ना, कम से कम वो जेल में है, परवेज खटक साहब डिफेंस मिनिस्टर है। दोबारा मेरी और आपकी तो ओपिनियन है ना फवाद साहब, कोई एक मिसाल तो हो ना जब ऑपोजिशन आपसे ये कहे कि ये न्याजी नैब गठजोड़ है, तो आप बता सकें कि देखिए हमारे लोगों के खिलाफ भी इंक्वायरी है और इंक्वायरी स्टेज पे वो जेल में है। नहीं, हमारे लोगों ने तो 2 लोगों ने, हमारे जो सिटिंग मिनिस्टर्स थे उन्होंने रिजाइन किया। ये मोरालिटी है इस गवर्नमेंट की। मॉरली अच्छा आपने कभी तो दुनिया में देखा ही नहीं होगा ये होता है, पाकिस्तान में तो ये रवाज ही नहीं है। जो आप बात कर रहे हैं बुनियादी, आपकी बुनियाद इसलिए गलत है कि हम लोग 10 साल में हुकूमत में नहीं है। जो हुकूमत में है, जो नैब का काम है या करप्शन का काम है, वो ये है कि आपने हुकूमती इख्तियारात को मिसयूज़ किया और उससे आपने पैसे बनाए। अब ये इख्तियार ये पीटीआई के लोगों पे कैसे लगेगा, सवाए उस महदूद नुक्ते के जो कि इख्तियार में रहे हैं। लिहाजा जब आप बैलेंस करने की कोशिश करते हैं, और इसलिए आपको नजर नहीं आता कि पीटीआई के, क्योंकि पीटीआई मनहसल जमात कभी इख्तियार में थी ही नहीं। ये जो और ज्यादातर जो लोग हैं वो थे ही नहीं। जो साबिक वजीर आला परवेज खटक पर हैं, वो साबिक वजीर आला थे, वो हुकूमत चला रहे थे, चीफ एग्जीक्यूटिव थे, इसलिए हैं। महमूद खान जो इस वक्त वजीर आला है, वो उस वक्त मिनिस्टर थे। प्रॉब्लम ये है कि जरदारी साहब का, नवाज शरीफ का मैग्नीट्यूड इतना बड़ा है करप्शन का कि उसका कोई पैरेलल है ही नहीं पाकिस्तान में। पाकिस्तान में क्या, जब हम गौर से देखेंगे दुनिया में पैरेलल नहीं है। और फिर जब आप आगे चल के उसको देखेंगे, जो जरदारी साहब का जिस तरह का नेटवर्क चला रहे थे या नवाज शरीफ जिस तरह का नेटवर्क चला रहे थे, इसके तो कोई करीब भी नहीं जा सकता। लिहाजा ये पैरेलल ड्रॉ हो ही नहीं। बात आपकी दुरुस्त है। जीआईटी की रिपोर्ट जो मैंने भी देखी है और इस पर यकीनन हमने सवाल भी किए पीपल्स पार्टी से कि बहुत बड़ा केस मंजर आम पर आया है। जीआईटी की रिपोर्ट पढ़ के ये लगता है कि बहुत बड़ी एक करप्शन हुई है। ये जीआईटी रिपोर्ट पढ़ के लगता है, लेकिन ये जीआईटी की ही रिपोर्ट थी जो पढ़ के हमें लगता था कि फ्लैगशिप केस में भी बहुत बड़ा अरबों रुपए का, मिलियंस ऑफ डॉलर का खुर्द-बुर्द हुआ है, करप्शन हुई है। लेकिन एहतसाब अदालत ने वहां से बरी कर दिया है नवाज शरीफ से। इस बुनियाद पे बरी किया कि उनका कोई कनेक्शन साबित नहीं हो सका, लैक ऑफ एविडेंस है। नहीं, मैं थोड़ा ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, चूंकि लोग देख रहे हैं, लाखों लोग देख रहे हैं, तो समझ आनी चाहिए। फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट में ये जो अल-अज़ीज़िया स्टील मिल हिल मेटल है, इसमें 88% ऑफ टोटल प्रॉफिट नवाज शरीफ साहब को ट्रांसफर हुआ जी। जो फ्लैगशिप इन्वेस्टमेंट है उसमें 98% ऑफ टोटल प्रॉफिट हसन और हुसैन नवाज शरीफ में ट्रांसफर हुआ, स्पेशली हसन नवाज शरीफ में, और हसन नवाज ने आगे अपनी एम्पायर खड़ी की। अब हमारा पॉइंट ऑफ व्यू तो बुनियादी तौर के ऊपर यह था कि हसन नवाज इसमें मेन एक्यूज है। कोर्ट कह रही है कि नहीं, जब हसन नवाज मेन एक्यूज इसमें आपके पास नहीं है तो ये केस नहीं चल सकता। पॉइंट ऑफ व्यू आपका था या जीआईटी का था? किसका ये पॉइंट नहीं, जीआईटी आपका था या जीआईटी का था? जीआईटी जो होती है ना, हमेशा गवर्नमेंट जो होती है ना, वो प्रोसिक्यूशन, जो प्रोसिक्यूटर होती है वो गवर्नमेंट होती है। सो जीआईटी इज ऑब्वियसली प्रोसिक्यूशन, नैब भी इज अ प्रोसिक्यूशन। नैब प्रोसिक्यूशन गवर्नमेंट होती है, हम हुकूमत का तो हिस्सा है ना, एग्जीक्यूटिव का हिस्सा नहीं है। हुकूमत में तो ज़ाहिर सारे इदारे आएंगे ना। अच्छा, थोड़ी सी मैं इससे बात क्या करना चाह रहा हूँ, जो इस केस में नवाज शरीफ साहब का कोई शुबा ही नहीं है कि हसन नवाज शरीफ के बेटे हैं, कोई शुबा तो नहीं है ना। और हसन नवाज जो है वो बिलियंस ऑफ डॉलर्स की इक्विटी बना के बैठे हैं यूके में, और वो एब्सकॉन्ड कर रहे हैं। और नवाज शरीफ जितना मैं है कि झगड़ा तो ये है कि यहाँ नलायक बेटों ने बाप को फंसवा दिया है, दूसरे केस में नलायक बाप ने बेटे को फंसा दिया। लेकिन फैसला एहतसाब अदालत का ये है
कि जो जीआईटी की रिपोर्ट थी या जो आपका मौकिफ हो या जो प्रोसिक्यूशन की कोशिश थी वो गलत साबित हुई, कनेक्शन नहीं निकला, लैक ऑफ एविडेंस है, फैसला है ना, फ्लैगशिप में बरी कर दिया ना। ये बरी नहीं, अगर जो आप बात बेसिस कर पे रहे किया हैं ना, आप जो बात कर रहे हैं आप कह रहे हैं मेरिट्स पे बरी किया, मैं कह रहा हूं नहीं, टेक्निकलिटी पे बरी किया। दोनों से आप खुद मुझे बता रहे हैं ना कि दोनों सिमिलर केसेस थे, एक जगह 88% प्रॉफिट दिया गया, एक जगह 98% दिया गया, नहीं ना, यहां पे नहीं, अदालत ने एक केस में उनको सजा दी और एक केस में सजा नहीं दी है। नहीं, थोड़ी फैक्चुअली दोबारा करेक्शन कर लें, 88% डायरेक्टली नवाज शरीफ को दिया गया हिल मेटल अजीजिया में, लिहाजा अदालत ने उसमें उनको कन्विक्ट किया। यहां पर जो प्रॉफिट है वो हसन नवाज को दिया गया जो मेन एक्यूज्ड है, और चूंकि हसन और हुसैन दोनों एब्सकॉन्ड कर रहे हैं तो इन्होंने कहा कि अभी इनको आप नहीं करें। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, हसन और हुसैन नवाज आगे जाके इस केस में मुजरिम साबित हो सकते हैं, ये मुमकिन है, अभी हुए नहीं है, मुमकिन है जब वो आएंगे और हसन उनका ट्रायल होगा, जो है, लेकिन फिलहाल नवाज शरीफ साहब को तो इस मुकदमे से फ्लैगशिप से अलग कर दिया है एज ऑफ नाउ। आप नैब उसका फैसला चैलेंज करें इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, ये उनका इख्तियार है बिल्कुल। ये तो चले कानूनी मुकदमा था, आपका जो सियासी मुकदमा था वो इससे बहुत बढ़कर था कि 300 अरब रुपए की करप्शन हुई है। इमरान खान साहब बार बार कहते थे कि 300 अरब रुपए की करप्शन हुई है, पैसा बाहर लेके आए हैं, इसका जिक्र ना जीआईटी की रिपोर्ट में था, ये सिर्फ पीटीआई का मौकिफ था, और ये मौकिफ जो एहतसाब अदालत का फैसला है उसमें भी हमें कहीं नजर नहीं आया। नहीं, जो टोटल ट्रांजैक्शंस हुई है ना, जो इसमें हमारा मौकफ क्या था, हमारा मौकफ ये था कि हिल मेटल में, अजीजिया में और ये जो नवाज शरीफ के टोटल केसेस हैं इनमें ये जो ट्रांजैक्शंस हुई हैं, अब ये इसमें आप देखें $25 मिलियन तो इनको जो है वो फाइन हुआ है, और ओरिजिनल जो पैसा आया है वो तकरीबन 3.5-4 अरब रुपया तो सिर्फ इससे हिल मेटल से नवाज शरीफ को ट्रांसफर हुआ है। ये तो सिर्फ एक कंपनी है। अभी एफजेडी का आपने $6 मिलियन अल अजीजिया का जो केस है उसमें $6 मिलियन का कहा गया है कि जीआईटी में एतराफ किया गया हुसैन नवाज की तरफ से कि हमने बिल लगाई थी, वो असासा $6 मिलियन का कैसा बनाया, इस पर जजमेंट आई है। 300 अरब रुपए का फ्लैगशिप केस में कहीं ना जीआईटी में जिक्र था ना प्रोसिक्यूशन ने जिक्र किया। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी साहब हमारे साथ मौजूद थे, प्रोग्राम में शामिल करेंगे एक ब्रेक, इसके बाद राना सनाउल्लाह साहब से बात करेंगे। जैसे जैसे केसेस बनते जा रहे हैं, नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करीब आती जा रही है, एक दूसरे को चोर और करप्ट कहने वाली दोनों जमातें अब करीब आती जा रही है, एक दूसरे को सपोर्ट करती नजर आ रही है। इस पर बात होगी एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिए। वेलकम बैक नाजरीन। क्या एहतसाब एक बार फिर मुल्क की दो बड़ी जमातों को करीब ले आएगा? ऐसा लगता है कि इमरान खान की बात दुरुस्त साबित हो रही है। नवाज शरीफ के खिलाफ 24 दिसंबर के फैसले और जाली अकाउंट्स केस की जीआईटी रिपोर्ट मंजर आम पर आने के बाद मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के सियासी रवैयों में फर्क वाज़ेह नजर आ रहा है। चंद माह पहले तक मुस्लिम लीग नून और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी एक दूसरे की नजर में चोर थे। खा खा के इनका पेट ही नहीं भरता। जरदारी साहब कितना खाना है, ये शुगर मिले किधर से आएंगे? आपकी शुगर मिले बच्चे देती हैं, आप हमें क्यों मजबूर करते हैं कि हम फिर वापस जाएं? आप तो उज़ैर बलोच के सवालों के जवाब दे दें, हम आपसे कोई सवाल नहीं करते। लूट लूट के इस मुल्क को आप खा गए हैं। पूरे पाकिस्तान को पता पड़ गया है कि मियाँ साहब की वो शक्ल नहीं है जो मियाँ साहब आज तक देते रहे हैं कि शरीफ हूँ। आज दुनिया को पता है, किसी लस्सी वाले के पास चले जाएं, किसी मज वाले के पास चले जाएं, किसी दुकान वाले के पास चले जाएं, तो आपको कहेगा कि ये गली गली में शोर है, नवाज शरीफ चोर है। नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा एक दूसरे की क़यादत के खिलाफ न सिर्फ शदीद तनकीद करते थे बल्कि सड़कों पर घसीटते और चौराहों पर लटकाने की बात भी करते थे। मगर अब हालात ये हैं कि दोनों जमातें एक दूसरे के लिए हमदर्दी रखती हैं। दोनों जमातें न सिर्फ करीब आ रही हैं बल्कि एक दूसरे का दिफा भी कर रही हैं। दोनों जमातों की क़यादत के खिलाफ चलने वाले केसेस और गिरफ्तारियों ने इनको मजबूर किया है कि वो इस वक्त मुखालफत की बजाय एक दूसरे की हिमायत करें। नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ जेल में है, जबकि आसिफ अली जरदारी और बिलावल और इनके अहम साथियों का नाम एग्जिट कंट्रोल लिस्ट पर डाला जा चुका है। अब बात जब दोनों जमातों की आई है तो ये एक दूसरे का दिफा कर रहे हैं। इंतकामी प्रेशर सा है, मेरे ख्याल है कि ये ज़्यादा असरअंदाज नहीं होगा पाकिस्तान की सियासत पे। ये बताएं कि क्या जो मौजूदा सूरत हाल है, खसूसन जीआईटी की रोशनी में जो चीज़ें सामने आ रही हैं, क्या PMLN आसिफ अली जरदारी के साथ हाथ मिला सकती है इस सारी सूरत हाल में? बात की बातें हैं, लेकिन ये एक इंतकाम सा लिया जा रहा है। जीआईटी कौन बनाता है और उससे फैसले कौन लेता है, तो उसकी क्या हैसियत रह जाती है? वजीर आजम इमरान खान एक अरसे से इन दोनों जमातों के दरमियान
मुका का इल्जाम लगाते रहे हैं। इमरान खान ये बात भी कहते आए हैं कि जब भी नून लीग और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पर हाथ डाला जाता है तो इनको जमहूरियत याद आ जाती है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून जमहूरियत के लिए संजीदा है या महज अपनी करप्शन बचाने के लिए एक दूसरे का साथ दे रही हैं? इस पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा राना सनाउल्लाह साहब। राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आप लोग जरदारी साहब के करीब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब आप समझते हैं कि वो करप्ट नहीं है, या इसलिए जरदारी साहब के करीब आना चाहते हैं क्योंकि आप अपनी करप्शन बचाना चाहते हैं? नहीं शहजाद, इसमें ये दोनों चीज़ें दुरुस्त नहीं है। हमारा ये मौक़िफ़ है, हम ना ये कहते हैं कि हमारा एहतसाब ना करें, ना हम ये कहते हैं कि जरदारी साहब का एहतसाब ना करें। एहतसाब जो है वो हमारा भी होना चाहिए, जरदारी साहब के लिए, लेकिन अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए। क्योंकि इंसाफ जो है, इंसाफ के मतलब जो कहा जाता है कि इंसाफ सिर्फ होना नहीं चाहिए, ये होता नज़र भी आना चाहिए। ये एक यूनिवर्सल कहावत है, आखिर इसके कोई ना कोई मानी तो हैं। अगर मैं और आप भले हमने इकट्ठे कोई भी जो है वो क्राइम या जुर्म या करप्शन की हो, आपको पकड़ लें और मुझे जो है वो छोड़ दें, तो उस एहतसाब को कोई नहीं मानेगा, ना आप मानेंगे ना कोई और मानेगा। तो इसलिए ये सिर्फ इस मुल्क में अगर करप्शन हुई है तो सिर्फ अपोजिशन ने नहीं की, या PMLN या पीपल्स पार्टी ने नहीं की। वो लोग जिनकी करप्शन की गजब कहानियाँ 5 साल चलती रहीं और जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी का जो है वो पंजाब से सफाया हुआ, वो सारे गजब कहानियों वाले जो है वो बैठे हैं इस वक्त PTI में। लेकिन राणा साहब एक सेकंड, और मेरा जो PTI पहला में सवाल इसके था, अलावा और बड़े नाम हैं। क्या आप जरदारी साहब के करीब इसलिए आ रहे हैं क्योंकि अब आप समझते हैं कि वो करप्ट नहीं है? आपने कहा ये बात नहीं है, तो इसका मतलब आज भी आपका मौकिफ ये है कि जरदारी साहब करप्ट हैं, करप्शन की है उन्होंने, जो कि चंद माह पहले तक भी आपका बड़ा वाज़ेह मौकिफ था। इस मौकिफ पे आप अभी भी खड़े हुए हैं? देखिए, ये जो मौक़िफ़ है, एक सियासी जमात जो है वो अपने मुखालफ सियासी जमात जिसके साथ उसने इलेक्शन कंटेस्ट करना है, ये मौक़िफ़ अपनी जगह पे। लेकिन हमने ये तो कभी नहीं कहा कि आप जो है वो विदाउट इंक्वायरी और विदाउट ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो आप किसी को भी जो है वो जिम्मेदार ठहराएं। जरदारी साहब तो कह रहे हैं ना कि जी ठीक है, मुझे अगर आपने गिरफ्तार करना है गिरफ्तार करें, मेरी इंक्वायरी करें, रेफरेंस दायर करें, अदालत में लेके जाएं, मैं अदालत में जो है वो फेस करूंगा। हम भी फेस कर रहे हैं। लेकिन तो जिनका मैंने जिक्र किया है वो लाडले किधर 4 साल पहले भी फरमाते थे और इस इलेक्शन से पहले भी उन्होंने कहा था कि हम सड़कों पे घसीटेंगे। वो सिर्फ एक सियासी बयान था, क्योंकि उसमें कोई ड्यू प्रोसेस तो नहीं होता जब आप किसी सियासी मुखालिफ को सड़कों पे घसीटते हैं। तो देखें, जो किसी जलसे की तकरीर होती है वो कोई ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ के मुताबिक तो नहीं होती, लेकिन ड्यू प्रोसेस ऑफ लॉ जो है वो होना चाहिए। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है कि एक ऐसा एहतसाब का निज़ाम जिसके ऊपर सब मुत्तफिक हों, वो आज से 10 साल पहले हो जाता, 20 साल पहले हो जाता, 5 साल पहले हो जाता, आज हो जाए, लेकिन वो नहीं है। और जब सिलेक्टिव एहतसाब होगा तो उसके ऊपर जो है वो उंगलियां उठेंगी, जिसका एहतसाब हो रहा उसके ऊपर भी उठेंगी। राणा साहब, आप मुझे ये बताएं कि आपने ख्वाजा साद रफीक को तो पकड़ लिया है, लेकिन राणा साहब आप ये कह रहे हैं लेकिन कि यहाँ पे और हाउसिंग सोसाइटियों एक कामरान क्या नहीं होते थे, हमारा भी एहतसाब होना चाहिए। आप राणा साहब कह रहे हैं हमारे खिलाफ भी होना चाहिए एहतसाब, जरदारी साहब के खिलाफ भी होना चाहिए, लेकिन ये पोजीशन आपकी नहीं है पार्टी की। फ्लोर ऑफ द हाउस साद रफीक साहब ने कहा था कि अगर जरदारी साहब को आपने अरेस्ट कर लिया तो बहुत बुरा होगा, ये नहीं होना चाहिए। आपको तो कहना चाहिए था अगर वो करप्ट है तो उनको गिरफ्तार करें, और अगर अलीम खान करप्ट है तो उनको भी गिरफ्तार करें, अगर बाबर अवान करप्ट है उनको भी गिरफ्तार करें। वो तो बचा रहे थे, वो तो हमदर्दी दिखा रहे थे, कहते इनको ना गिरफ्तार करें, सियासी वैक्यूम पैदा हो जाएगा। नहीं शहजाद, ऐसा नहीं है शहजाद साहब, ऐसा नहीं है। देखें, अगर आपने जो है वो पंजाब को डाकुओं ने लूटा, उन डाकुओं को एक डाकू ने लूटा, जाके दुबई में वहां से उनसे बैग लेके आया जजों के नाम पे, को 3.5 करोड़ रुपए उस वक्त, उसके खिलाफ आपने रेफरेंस दायर किया है। तकरीबन 70 करोड़ रुपए का कौमी खजाने को नुकसान पहुंचा है, गुजरांवाला जो नंदीपुर वाला प्रोजेक्ट है। आपने उसके खिलाफ इंक्वायरी की है, आपने उसके खिलाफ रेफरेंस दायर किया है, लेकिन आपने उसको गिरफ्तार नहीं किया। तो भाई मियाँ शहबाज शरीफ के खिलाफ अभी तक आपकी इंक्वायरी मुकम्मल नहीं हुई, 2 माह से आप उसके खिलाफ रेफरेंस दायर नहीं कर सके,
तो क्या मुजायका होता कि आप मियां मतलब आप शहबाज ये तो को भी तस्लीम गिरफ्तार कर ना रहे हैं करते, कि नैब उनके उनके खिलाफ भी रेफरेंस इंक्वायरी जो है वो कर अदालत रही है। में दायर कर साबिक देते। वजीर आला परवेज खटक भी पेश जरदारी हो रहे हैं साहब नैब के के भी खिलाफ जो है वो सामने, रेफरेंस और दायर इस कर वक्त दें। जो वजीर आला केपी हैं वो भी पेश हो रहे हैं नैब के सामने, तो कम से नैब उनको बुला तो रही है। ये बात आपकी ठीक है कि वहां पे गिरफ्तारी नहीं हुई है? नहीं, शहजाद बुलाने में और पकड़ के अकूबत खाने में बंद करने में क्या आप फर्क ही नहीं महसूस करते? अगर शहबाज शरीफ को अरेस्ट करना था तो बाबर अमान को भी कर लेते, चौधरी परवेज इलाही को भी कर लें, अलीम खान को भी कर लें, महमूद खान जो केपीके के चीफ मिनिस्टर उनको भी कर लें, लेकिन आजम खान जो सेक्रेटरी टू प्राइम मिनिस्टर उनको भी कर लें, वजीर दिफा को भी कर लें, फिर सबको कर लेना। जिस केस को पीपल्स पार्टी के खिलाफ आप सेलेक्टेड एहतसाब कह रहे हैं, ये मुकदमा आपके दौर में बना था, ये मुकदमा आपके दौर में एफआईए ने बनाया था। इसमें पीपल्स पार्टी का जो केस है उसमें तहरीक इंसाफ दौर का तो की कोई कोई ताल्लुक बात नहीं है। नहीं, सुन लें, जिन लोगों के मैं नाम ले रहा हूं या जिन लोगों के हम नाम ले रहे हैं या अपोजिशन नाम ले रहे हैं, वो भी सारे उसी दौर के बने हैं। ये क्या बात है कि जो मुकदमे अपोजिशन के खिलाफ हैं वो जहाज पे बैठ गए हैं, जो हुकूमत के खिलाफ हैं वो गधा गाड़ी पे बैठे हैं। बात यह है कि अगर ये कर लेना, सबको गिरफ्तार कर लें, जरदारी साहब को भी कर लें, आजम खान को भी कर लें, परवेज खटक को भी कर लें। ये अगर आपका मौकिफ है, ये मौकिफ है तो आपका दुरुस्त मौकिफ है, लेकिन आप ही की पार्टी यानी अक्रॉस द बोर्ड होना चाहिए। आपके सामने साद रफीक साहब ने ये बात कही थी फ्लोर ऑफ द हाउस कि जरदारी साहब को ना गिरफ्तार करें, वैक्यूम पैदा हो जाएगा। ये आप क्यों कह रहे हैं कि ना गिरफ्तार करें? सिर्फ इसलिए क्योंकि अब आपके ऊपर भी केसेस हैं और आप करीब जाना आते हैं जरदारी साहब के, ताकि आपकी करप्शन भी बच जाए। इमरान खान साहब जो बात करते थे, सर इमरान खान साहब जो बात करते थे कि जब भी करप्शन के खिलाफ एहतसाब होगा आप देखेंगे ये दोनों जमातें एक हो जाएंगी, ये बात तो दुरुस्त साबित कर रहे हैं आप। शहजाद, बात ये है कि दोनों जमातें एक नहीं, ये जिनका मैं अर्ज कर रहा हूं इनको भी पकड़ लें, तीनों एक हो जाएंगी, उसी वक्त अमेंडमेंट हो जाएगी नैब एक्ट में। जो हम कह रहे हैं ये भी कहना शुरू कर देंगे। देखें, अक्रॉस दी बोर्ड होना चाहिए ना, अगर गिरफ्तार करके रेफरेंसेस दायर करने पर सबको कर लें। अब एहतसाब हो रहा है तो आप दोनों पार्टीज क्या मिलकर तहरीक चलाएंगे हुकूमत के खिलाफ? क्योंकि कल पीपल्स पार्टी ने कहा है कि हम मुजाहिमत करेंगे। नहीं देखें शहजाद, बात यह है तहरीक जो है वो इस बात पे नहीं चलेगी कि एहतसाब हो रहा है, वो इस बात पे चलेगी अक्रॉस दी बोर्ड नहीं हो रहा, एक मखसूस जो है वो तबके को या अपोजिशन को निशाना बनाया जा रहा है। ठीक है, तो आप लेकिन शायद उसके ऊपर भी हम तहरीक में ना जाएं, हम तहरीक चलाने का इरादा रखते हैं क्या? तहरीक चलेगी जो मुल्क के साथ जो है ये कर रहे हैं, जो डॉलर बढ़ा दिया, जो महंगाई बढ़ा दी, उसके ऊपर तहरीक चलेगी। राणा साहब, क्या पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर ये तहरीक चलाएंगे और सड़कों पे होगी ये तहरीक या असेंबली के अंदर एहतजाज करेंगे? देखें, इसके ऊपर पूरी अपोजिशन, 156 वोट हैं पीटीआई के और 156 वोट ही है अपोजिशन के, ये भी आप जेहन में रखें। पूरी अपोजिशन इस बात पे मुत्फिक है कि पीटीआई को जाली मैंडेट के जरिए परले दर्जे की तारीखी रिगिंग करके दूसरी पार्टियों के हाथ पांव बांध के उनके कैंडिडेट्स को डरा धमका के टिकट वापस करवा के इस जाली मैंडेट को जो है वो मुसल्लत किया गया इस मुल्क के ऊपर, जो इस मुल्क का बेड़ा गर्क कर रहे हैं 4 माह में। 4 माह में जो उन्होंने कर दिया है, खासतौर पे जो कमेटी बनाई है पार्लियामानी कमेटी, उसको पहले साबित करने दीजिए, इसके ऊपर पूरी कमेटी को ये साबित करने दीजिए कि ये रिगिंग जो है हुई है और सिलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर है, सिलेक्टेड हुकूमत है। बिल्कुल वैसे ही जब तहरीक इंसाफ रिगिंग पर शोर मचाती थी तो आप कहते थे कि जुडिशल कमीशन को साबित करने दें। पार्लियामानी कमेटी बन गई है, वो साबित करेगी रिगिंग हुई है नहीं हुई, वो पार्लियामानी कमेटी का मैं मेंबर हूं जी। सुन ले, मैं पार्लियामानी कमेटी का मेंबर हूं, ये मैं आपको आज पूरे यकीन से कहता हूं, ये उससे दौड़ रहे हैं, ये दौड़ जाएंगे, ये उस पार्लियामानी कमेटी को काम नहीं करने देंगे। ये इन्होंने अभी तक चले जो देख है लेते हैं। वो मुझे जिस सिर्फ मीटिंग एक में बात हम बता बैठे दीजिए, हैं, क्योंकि अभी ये आपने कहते कहा हैं कि आईनी बड़े इजाजत कम नहीं नंबर देता, है तहरीक कानूनी इंसाफ इजाजत नहीं देता, दौड़ के, रहे क्या हैं। कोई इन हाउस तब्दीली का भी इरादा रखती है ऑपोजिशन? क्या मिलकर इस कोशिश में भी आप लोग एक होंगे? जी बिल्कुल, अपोजिशन जो है इन हाउस तब्दीली का तो हर पार्टी को जो है जिसके पास अक्सरियत है या वो अक्सरियत मैनेज कर सकती है, उसका आईनी और कानूनी हक है। ये तो मैं नहीं समझता कि इसमें कोई दूसरी राय है या कोई बताने वाली बात है या कोई कहने वाली बात है, ये तो है तो ही है। इसका मतलब ये है कि नवाज शरीफ साहब जब नाअहल हुए थे और जीटी रोड पे बार बार कहते थे कि 18 वज़राए आज़म आए, किसी ने मुद्दत पूरी नहीं की,
ये गलत है, वोट को इज्जत देनी चाहिए। तो 19वें वजीर आजम को आप घर भेजने की कोशिश करेंगे, यानी कि जो पहले आपका मौकिफ था वो नजरियाती मौकिफ नहीं था, जाती था। अब उस मौकिफ में तब्दीली आई है क्योंकि आप ऑपोजिशन में हैं, आपको मौका मिला तो आप 19वें वजीर आजम को वक्त पूरा नहीं कर रहे हैं। सुन ले शहजाद साहब सुन लें। मियां नवाज शरीफ ने बात की थी उन वज़ीर आज़म की जो इलेक्ट होके आए थे। ये तो जिन्होंने 18 वज़ीर आज़म को घर भेजा ना, ये एक और तवील बहस है राणा साहब कि किस वक्त कौन सा वजीर आज़म सेलेक्ट होकर आया, लेकिन नवाज शरीफ साहब कहते थे वजीर आज़म को मुद्दत पूरी करनी चाहिए, वो उनका असूली मौकिफ लगता था हमें। लेकिन अगर आप कहते हैं कि हम तब्दीली की तरफ जाएंगे तो ऐसा लगता है शायद वजीर आज़म को। बहुत बहुत शुक्रिया राना सनाउल्लाह साहब हमारे साथ, और कह रहे थे एहतसाब अगर हो तो अक्रॉस द बोर्ड हो, सबका होना चाहिए। आज के प्रोग्राम में इतना ही। इसका फीडबैक आप हमें दे सकते हैं सोशल मीडिया पर। शो से इजाजत दीजिए।